बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 99 मुलाहिज़ा फरमाएं। मैं जानकी को सड़क से उठाकर उसका सर अपने घुटने पर रखे उसे टटोल रहा था। उस वक्त मेरे दिमाग में धमाके हो रहे थे। मेरे ख्याल में जानकी को गोली लगी थी और वो कार से भी टकराई थी। जानकी जानकी, मैं उसे हिलाते हुए चीखा, मैं ठीक हूँ वैदान। जानकी की आवाज़ मेरी समाज से टकराई। कार से उतरने वाली चीनी औरत ने जानकी पर झुकते हुए चीनी जबान में कुछ कहा, लेकिन मैं पूरी तरह उसकी बात नहीं समझ सका। डू यू स्पीक इंग्लिश? मैंने उस औरत की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, मैं थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल लेती हूँ और समझ लेती हूँ। उस औरत ने जवाब दिया। हाँ, ये बख्शू मेरी गाड़ी से टकराया था, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। ये अचानक सामने आ गया था, मगर मैं तुम्हारी हेल्प करने को तैयार हूँ। इसे मेरी गाड़ी में डालो ताकि हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए। इसके इलाज के तमाम इखराजात मैं दूंगी और हरजाना भी। मेरे ख्याल है गाड़ी की तेज रफ्तारी की वजह से उस औरत ने फायर की आवाज़ नहीं सुनी थी, लेकिन उसने दूसरे बख्शू को सड़क से भागते हुए देख लिया था। लेकिन कुर्बो जवार में मौजूद दूसरे लोगों ने फायर की आवाज़ ज़रूर सुनी होगी और फिर सन्नाटे में गाड़ी के ब्रेकों की तेज चिड़चिड़ाहट की आवाज़ भी दूर तक सुनी गई होगी। गाड़ी के हेडलैम्प्स जल रहे थे। गाड़ी को खड़े देखकर भी कुछ लोग सूरत-ए-हाल मालूम करने के लिए इस तरफ दौड़े आएंगे, इसलिए मैं भी जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहता था। मैंने जानकी को दोनों हाथों में उठा लिया। उस औरत ने कार का पिछला दरवाजा खोल दिया और जानकी को सीट पर डालने में मेरी मदद करने लगी। दूसरी तरफ के दरवाजे से उतरते उसने उलझी हुई नजरों से पहले जानकी और फिर मेरी तरफ देखा। उसने स्टीयरिंग के सामने बैठकर इंजन स्टार्ट कर दिया और गाड़ी हरकत में आ गई। मैंने जानकी को बाहों से पकड़कर सीट पर इस तरह बिठा दिया कि वो नीम दराज सी हो गई। वो औरत जानकी को हॉस्पिटल ले जाना चाहती थी, लेकिन मैंने पहले ही सोच रखा था कि रास्ते में किसी जगह उतर जाऊंगा। तकरीबन 20 मील का फासला तय करके गाड़ी दाईं तरफ एक सड़क पर मुड़ गई, लेकिन थोड़ी दूर जाकर रुक गई। ड्राइविंग सीट पर बैठी औरत की नजरें सामने लगे हुए अकबी मंदिर पेश करने वाले आईने पर मरकूज थी। फिर वो बैठे बैठे किसी कदर पीछे की तरफ घूम गई और जानकी की तरफ देखने लगी। मेरी नजरें भी जानकी की तरफ उठ गई और मेरे मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। चादर जानकी के सीने पर से हटी हुई थी। ये क्या है? वो औरत रुक रुक कर बोली। कोई औरत तो बख्शू नहीं होती, लेकिन कोई पुरअसरार मामला नहीं है मैडम, मैंने जवाब दिया। ये औरत बख्शू नहीं, मैं भी बख्शू नहीं। हमने अपने दुश्मनों की निगाहों से बचने के लिए ये बेस बदल रखा है। मेरी बात पर यकीन करो प्लीज, हम कोई खतरनाक लोग नहीं हैं। हम तो खुद चारों तरफ से खतरात में घिरे हुए हैं। मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, मेरी साथी को ज्यादा चोट नहीं लगी, इसे हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत नहीं, हमें यहीं उतार दो प्लीज। उसने एक बार फिर जानकी की तरफ देखा और मेरे चेहरे पर नजरें जमा दी। कार के अंदर जलने वाले बल्ब की मदम सी रोशनी में भी मैंने उसकी आंखों में चमक देख ली थी। वो सीधी होकर बैठ गई। फिर तुम लोगों के पास रहने को भी जगह नहीं होगी, वो कार को गियर में डालते हुए बोली। हम रात गुजारने के लिए इबादतगाह की तलाश में उस तरफ जा रहे थे, मैंने जवाब दिया। वो आदमी कौन था जो वहां से भागा था? उसने कार को रिवर्स में लेते हुए पूछा। तुम्हारा साथी यहाँ? वो हमारे दुश्मनों का एजेंट था, मैंने जवाब में कहा। मेरे ख्याल में इस वक्त झूठ बोलने में कोई हर्ज नहीं था। हम आज शाम ही यहाँ पहुंचे थे, उसने हमें तलाश कर लिया और इस वक्त मेरी वो साथी को पिस्तौल की जद पर लेकर जा रहा था कि मेरी साथी ने उसे धक्का देकर भागने की कोशिश की। उस शख्स ने गोली चला दी। मेरी साथी बदहवास होकर सड़क पर गिर रही थी कि तुम्हारी गाड़ी से टक्कर लग गई। इसे ज्यादा चोट नहीं लगी। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन हो तो हमें यहीं उतार दो, हम किसी महफूज जगह पर चले जाएंगे। मुझे तुम्हारी सच बयानी पर कोई शुबा नहीं, उसने कहा। गाड़ी रिवर्स में चलती हुई सड़क पर पहुंच चुकी थी, जिससे हम इस जैली सड़क पर मुड़े थे। उसने गाड़ी का रुख उसी तरफ मोड़ दिया जिस तरफ से हम आए थे। अगर तुम्हारे दुश्मन के एजेंट ने तुम्हें तलाश कर लिया और नौबत फायरिंग तक पहुंच चुकी है, तो फिर डांको में तुम्हें कोई जाए बना नहीं मिल सकती। मैंने तुम्हारी बात पर यकीन कर लिया है। तुम्हारे लहजे में सच्चाई की झलक नुमाया है। मुझे सिर्फ एक बात बता दो, तुम इंडियन तो नहीं हो? नहीं, हम थाई हैं, मैंने जवाब दिया। लेकिन क्या इंडियन होना जुर्म है? चीन की हदूद में इसे जुर्म ही समझा जाता है, उसने कहा। चीन और हिंदुस्तान की दुश्मनी बहुत पुरानी है। कई बार सरहदों पर झड़पें हो चुकी हैं। इंडिया इस खित्ते की सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहा है। वो आसपास की छोटी छोटी आजाद रियासतों पर कब्जा करना चाहता है। सबसे पहले गोवा को हड़प किया और फिर सिक्किम और भूटान को निकल गया। बर्मा के सूबे आसाम पर भी उसका कब्जा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के एक इलाके कश्मीर पर काबिज होने के ख्वाब देख रहा है। इन दोनों इलाकों में इंडिया के खिलाफ 50 साल से मुज़ाहमत हो रही है। वक्त गुजरने के साथ साथ उन दोनों रियासतों में आज़ादी की तहरीकें जोर पकड़ती जा रही हैं। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी। इंडिया ने माजी में चीन के कुछ इलाकों पर भी कदम जमाने की कोशिश की थी, लेकिन उसे ऐसी मार लगी कि वो आज तक अपने जख्म चाट रहा है। इंडिया चूंकि इस खित्ते की सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहा है, इसलिए अपने पड़ोसी ममालिक की कमजोरियों से फायदा उठाने की कोशिश करता रहता है। उसने चीन में अपने लातादाद जासूस छोड़ रखे हैं। बाज पकड़े भी जाते हैं, लेकिन बाज किसी न किसी तरह अपनी खुफिया सरगर्मियों में मसरूफ रहते हैं।
इसलिए हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा शक की निगाह से देखा जाता है। मुझे सियासत से कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उसकी बातें बड़ी दिलचस्प थी जिन्हें मैं गौर से सुन रहा था। हिंदुस्तान के वुसअत पसंदाना अज़ाइम के बारे में तो मुझे बूमा ने भी बताया था, वही बूमा जो गोल्डन ट्राई एंगल से मेरे साथ फरार हुआ था। हिंदुओं के बारे में मुझे भी कुछ तलख तजर्बात हो चुके थे। सबसे पहला तजर्बा बैंकॉक में जानकी की मुलाजमा बिंदु के आवारा गर्द नवाज राजू के हवाले से हुआ था, जिसने मुझे और थाई को फंसाने की कोशिश की थी और हम बड़ी मुश्किल से जानकी के मकान से फरार होने में कामयाब हुए थे। दूसरा तजर्बा स्वामी रघुनाथ के हवाले से हुआ था, जिसने बैंकॉक के नवा में आश्रम की आड़ में अयाशी का बहुत बड़ा अड्डा बना रखा था और वो यहाँ आने वाले को ब्लैकमेल करके उनसे दौलत समेट रहा था। राजू और रघुनाथ दोनों ही थाई के हाथों मारे गए थे। दूसरी तरफ जानकी देवी थी, जिसने मेरी खातिर अपना सब कुछ त्याग दिया था और अपनी इज्जत और जान को दाव पर लगाए मेरे साथ मारी मारी फिर रही थी। 5 उंगलियां बराबर तो नहीं होती। मैं 12-14 साल की उम्र तक सिंगापुर में रहा था। वहाँ भी मैंने कुछ ऐसी मिली जुली बातें देखी थी, लेकिन उस जमाने में मुझे इतना शऊर नहीं था। मैंने ऐसी बातें कभी सोची ही नहीं थी और अब आहिस्ता आहिस्ता इन बातों का मफहूम समझ में आ रहा था। मैं जानकी की तरफ देखने लगा। वो सीधी होकर बैठ गई और चादर भी दुरुस्त कर ली। उसके चेहरे पर कुछ ऐसे तासरात थे जिनसे अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो किसी किस्म की तकलीफ महसूस कर रही है। क्या बात है, तुम ठीक तो हो ना? मैंने जानकी से जानबूझकर अंग्रेजी में बात की ताकि वो औरत भी मतलब समझ सके। कार से टकराने से कंधे पर चोट लगी थी, तकलीफ है। जानकी ने भी अंग्रेजी में जवाब दिया। थोड़ी देर और तकलीफ बर्दाश्त कर लो, उस औरत ने सामने लगे हुए आईने में देखते हुए कहा। मैं जहाँ तुम लोगों को ले जा रही हूँ वहाँ पहुंचकर तुम लोग अपनी सारी तकलीफें भूल जाओगे। मैं कुछ कहना चाहता था मगर सामने सड़क पर हुजूम देखकर खामोश हो गया। उस औरत ने भी कार की रफ्तार कम कर ली। मेरे ख्याल में ये वही जगह थी जहाँ जानकी की उस कार से टक्कर हुई थी। कार हुजूम के करीब रुक गई। सड़क के किनारे पुलिस की गाड़ी भी खड़ी थी और 2 पुलिस वाले वहाँ मौजूद लोगों से पूछगछ कर रहे थे। उन लोगों की तादाद 20-22 थी। उनमें मर्द भी थे और औरतें भी। हेलो ऑफिसर, हमारी साथी औरत ने एक पुलिस वाले को मुखातिब करते हुए कहा। क्या मामला है, कोई एक्सीडेंट? ओ मादाम काराशान, पुलिस ऑफिसर उसे देखकर बोला। यहाँ कोई एक्सीडेंट जरूर हुआ था, लेकिन सड़क पर टायर घिसटने के निशानात के सिवा और कोई ऐसी बात नजर नहीं आती। ताहम इस पार्क में मौजूद लोगों ने यहाँ फायर की आवाज भी सुनी थी, लेकिन बात कुछ समझ में नहीं आ रही। हो सकता है एक्सीडेंट ज्यादा संगीन ना हुआ हो और वो लोग कोई भी थे पुलिस को इतला दिए बगैर अपने अपने घरों को चले गए हों, मादाम काराशान ने कहा। हो सकता है, लेकिन वो फायर, तुम इस बात को सुलझाने की कोशिश करते रहो ऑफिसर। मेरी मदद की कोई जरूरत हो तो, मादाम काराशान बोली। थैंक यू मादाम, पुलिस ऑफिसर ने जवाब दिया। मादाम से बातें करते हुए उसने कम से कम 2 मरतबा हमारी तरफ देखा था, लेकिन हमारे बारे में मादाम से कोई सवाल नहीं किया था। मादाम कार को हरकत में ले आई। इस सूरत-ए-हाल से मुझे ये अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि पार्क में मौजूद लोगों ने फायर की आवाज सुनकर पुलिस को इतला दे दी थी। तुमने मुझे जो बात बताई थी उस पर मैंने कोई शुबा नहीं किया था, मादाम काराशान ने सामने लगे हुए आईने में मेरी तरफ देखते हुए कहा। तुम्हारी सच्चाई का एक सबूत तो मिल गया कि तुम में से किसी पर फायर किया गया था। मेरे दिल में जो शुबहात थे वो भी अब खत्म हो गए हैं। शुक्रिया मादाम काराशान, मैंने जवाब दिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं। मादाम की होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। कार उस सड़क पर सीधी दौड़ती रही। सड़क के साथ पार्क खत्म हो गया और अब दरिया के किनारे पर कहीं कहीं बहुत वसी और अरीज कोठियां नजर आ रही थी। मेरे दिल में भी उस औरत के बारे में जो शुबहात थे वो अब खत्म हो गए थे, लेकिन ये उलझन जरूर थी कि सिर्फ मेरी बातों पर यकीन करके ये हमारी मदद करने पर आमादा क्यों हो गई है। मैंने पहली मर्तबा गौर से उसकी तरफ देखा। उसके जिस्म पर फूलदार सिल्की बहुत कीमती किस्म का लिबास था। एयर कंडीशन ये कार भी बहुत शानदार और कीमती थी। उस पुलिस ऑफिसर ने जिस तरह से उससे बात की थी उससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो इस शहर में एक मुअज़्ज़ज़ हैसियत की मालिक है। दरिया के किनारे पर बंगले एक दूसरे से खासे फासले पर बने हुए थे। मेरे ख्याल तक इस शहर के रईसों के बंगले थे। दरिया में कुछ बादियानी कश्तियां भी मौजूद थी जिन पर जलती हुई रंग बिरंगी बत्तियां दूरी से दिखाई दे रही थी। उस सड़क पर तकरीबन 2 मील का फासला तय करने के बाद कार की रफ्तार कम हो गई और वह दरिया की ढुलान पर बजरी की एक सड़क पर मुड़ गई। तकरीबन 20 गज आगे लोहे की सलाखों वाला एक गेट लगा हुआ था जिसके दोनों तरफ ऊंची दीवार ने वसी व अरीज रकबा घेर रखा था। मादाम काराशान ने दूरी से हॉर्न बजा दिया। करीब पहुंचने तक गेट खुल गया और मादाम कार को अंदर लेती चली गई। अंदर भी बजरी की सड़क थी जिसके दोनों तरफ ऊंचे सायादार दरख्त थे। ऊपर से उनकी शाखें आपस में मिली हुई थी और एक सुरंग सी बन गई थी। कार पोर्च में रुक गई। इंजन बंद होने से पहले एक 1.5 उम्र औरत दरवाजे से निकलकर बरामदे में आ गई। उसने पिंडलियों तक लंबा फूलदार फराक पहन रखा था। उसकी उम्र 45 के लगभग थी। बालों में हल्की सी सफेदी नजर आ रही थी। हमें मादाम काराशान के साथ उतरते देखकर उसकी आंखों में उलझन सी तैर गई। हम काराशान के साथ अंदर आ गए। बहुत वसी और अरीज हाल था। दबीज कालीन और शानदार फर्नीचर आरास्ता था और हाल के कोने में खूबसूरत स्टैंड पर महात्मा बुद्ध का कांसी का मुजस्मा देखकर मेरे ऊँटों पर मुस्कुराहट आ गई। मुझे समझने में देर न लगी कि काराशान बुद्ध की पैरोकार थी।
तुमने बताया था कि तुम लोग बख्शू नहीं हो, इसलिए मेरा ख्याल है कि तुम लोगों को इस वक्त कुछ खाने पीने पर भी एतराज नहीं होगा। बादाम काराशान ने बारी बारी हम दोनों की तरफ देखते हुए कहा, फिर उस अधेड़ उम्र औरत की तरफ रुख करके कुछ हदायत दी और दोबारा मेरी तरफ देखने लगी। मैंने वो 3 से खाने के लिए कह दिया है, तुम लोग इतनी देर में अपने उलिये दुरुस्त कर लो, आओ मेरे साथ। वो हमें एक कमरे में ले गई। जानकी बार बार अपना बायां कंधा दबा रही थी। कंधे पर चोट लगने के बाद वो एयर कंडीशन कार में बैठी रही थी, जिससे उसकी तकलीफ और बढ़ गई थी। ये बंगला भी एयर कंडीशन ही था, मगर एयर कंडीशन बंद थे और पंखे चल रहे थे। इस कमरे में 2 दीवारों के साथ शीशों के स्लाइडिंग डोर वाले वार्डरोब बने हुए थे। हर वार्डरोब में लातादाद कीमती मलबूसात टंगे हुए थे। उसने एक नजर जानकी की तरफ देखा, फिर एक ड्रेस निकाल लिया और जानकी की तरफ बढ़ाते हुए एक दरवाजे की तरफ इशारा कर दिया। जानकी ने दरवाजा खोल दिया। वो बाथरूम था। जानकी काराचान की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। काराचान मुझे लेकर उस कमरे से बाहर आ गई और दरवाजा बंद कर दिया। वो मुझे एक और कमरे में ले आई। ये एक बहुत कुशादा और शानदार बेडरूम था। ड्रेसिंग रूम के वार्डरूम में मर्दाना मलबूसात भी टंगे हुए थे। ये बाथरूम है। काराचान ड्रेसिंग रूम से आगे दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए बोली, नहाने के बाद इनमें से जो लिबास पसंद आए पहन लेना, मैं अपने कमरे में या हॉल में मिलूंगी। वो मुस्कुराते हुए कमरे से निकल गई। मैंने दरवाजा बंद कर दिया और वार्डरूम का जायजा लेने लगा। 3 पीस सूट भी थे, चीन के रवायती लिबास भी और ओपन शर्ट्स और पतलूने भी। एक तरफ जीन्स और टी शर्ट भी टंगी हुई थी। मैंने एक टी शर्ट और जीन्स निकाल ली, जिसम पर लिपटी हुई चादर उतार कर जीन्स को पहनकर चेक किया। लंबाई में वो मेरे टखनों तक थी, अलबत्ता कमर से किसी कदर ढीली थी। वार्डरूम में कई बेल्ट भी टंगे हुए थे। मैंने एक बेल्ट भी निकाल लिया। मुझे कई दिनों के बाद नहाने का मौका मिला था। गर्म पानी से मैं देर तक नहाता रहा और जब नहा कर निकला तो अपने आप को हल्का फुल्का महसूस किया। साफ सुथरे कपड़े भी कई रोज बाद पहनने का मौका मिला था। अपने कपड़े बाथरूम में ही छोड़ दिए और कमरे से बाहर आ गया। ठीक उसी वक्त मादाम काराशान भी अपने कमरे से निकल रही थी। उसे देखकर मैं ठिठक गया। दिमाग में सनसनाहट होने लगी। उसने चौड़े पांचों वाला पाजामा और ओपन शर्ट पहन रखी थी, जिसके नीचे के सिर्फ 2 बटन लगे हुए थे और ऊपर के गले तक का हिस्सा खुला था। शर्ट के नीचे सीने पर 3-4 इंच चौड़ी पट्टी सी लिपटी हुई थी। ये मंजर किसी जायद सद साला पर भी लर्जा तारी कर देने के लिए काफी था। मेरा सांस भी बेरब्त होने लगा। उसके बाल कथई रंगत के थे, जिसे उसने गोल जूड़े की शक्ल में सर पर समेट रखा था। मैंने पहली बार गौर से उसकी तरफ देखा था। उसके हसीन होने में कोई शुबा नहीं था, बल्कि इस वक्त तो वो क़यामत ही लग रही थी। मेरे अंदाजे से उसकी उम्र 30-32 साल से ज्यादा नहीं थी। क्या देख रहे हो मिस्टर बख्शू? चार्मिंग मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला। थैंक यू। वो मुस्कुरा दी और करीब आकर दोनों हाथ मेरे बाजुओं के मसल्स पर रख दिए। मुझे लगा जैसे वो मेरे मसल्स में उंगलियां गाड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे मसल्स पत्थर की तरह सख्त थे, जिनमें जोंक भी नहीं लग सकती थी। वेरी स्मार्ट। उसके ऊँटों की मुस्कुराहट गहरी होगी। बख्शू के लिबास में तो तुम कुछ अजीब लग रहे थे। ऐन उसी वक्त जानकी भी दरवाजा खोलकर कमरे से निकल आई। काराचान का उलिया और उसके हाथ मेरी बाहों पर देखकर उसकी भुएं तन गई। काराचान भी शायद समझ गई थी, इसलिए उसने हाथ हटा लिया। मैंने जानकी की तरफ देखा। उसने मैक्सी नुमा लंबा सा फराक पहन रखा था। गिरबान उसका भी खासा फराक था। यही लिबास इस वक्त मुझे अच्छा लगा, आरामदेह है। जानकी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, सुबह मैं दूसरे कपड़े पहन लूंगी। वार्डरूम में पैंट और शर्ट्स वगैरह भी हैं, लेकिन रात के लिए मुझे यही लिबास अच्छा लगा। जानकी ने ये बात उर्दू में की थी, इसलिए काराचान कुछ नहीं समझ सकी। इसी दौरान में हाल की तरफ से उस औरत की आवाज सुनाई दी, जिसे काराचान ने खाना तैयार करने के लिए कहा था। आओ, खाना तैयार हो गया है। काराचान ने मुस्कुराते हुए हम दोनों की तरफ देखा। हम हॉल कमरे से गुजरकर डाइनिंग रूम में आ गए। ये भी खासा कुशादा कमरा था, लेकिन आम डाइनिंग रूम से कती मुख्तलिफ। यहाँ ना तो डाइनिंग टेबल थी और ना ही कुर्सियाँ। कमरे के वस्त में फर्श से तकरीबन 1.5 फुट ऊंची गोल मेज थी। ये दरअसल दोहरी मेज थी। दरमियान का गोल हिस्सा रिवॉल्विंग था, जिस पर खाने की डिशें और बाउल वगैरह रखे हुए थे। इस मेज का बैरूनी हिस्सा साकत था, जिस पर प्लेटें, चमचे, कांटे और चॉप स्टिक रखी हुई थी। मेज की तरफ में फोम के कुशन पड़े हुए थे। काराचान एक कुशन पर टांगे नीचे की तरफ मोड़कर मखसूस अंदाज में बैठ गई। मैंने भी उसी तरह 2 दानों होकर बैठने की कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सका और बिलाखिर आलती पालती मार कर बैठ गया। जानकी भी आलती पालती मार कर बैठ गई थी। मेज के वस्ती रिवॉल्विंग हिस्से पर कई खाने थे। मुझे हैरत थी कि उस औरत ने पौन घंटे के अंदर अंदर इतने सारे खाने कैसे तैयार कर लिए थे। मैंने प्लेट में फ्राइड राइस और चिकन चावल निकाल लिया। जानकी ने फ्राइड राइस के साथ चिकन चॉप सोए पसंद किया, क्योंकि उसमें चिकन के साथ सब्जी भी थी। खाना बेहद खुश जायका और लजीज था। कई रोज बाद ऐसा खाना खाने को मिला था। फ्राइड प्रान भी बहुत मजेदार थे। मैं और जानकी किसी लिहाज और मुरव्वत के बगैर खाने पर हाथ साफ करने लगे। ये हम पर इतनी मेहरबानी क्यों हो गई है? जानकी ने खाने के दौरान में मेरी तरफ देखते हुए उर्दू में कहा, बख्शुओं से तो लोग दूर भागते हैं और हमें ये अपने महलनुमा बंगले में ले आई है, इसलिए कि हम बख्शू नहीं हैं। मैंने जवाब दिया। वैसे हाल में इस मुजस्मे को देखकर तुमने अंदाजा लगा लिया होगा कि ये बुद्ध की पैरोकार है। हो सकता है इसे हम पर तरस आ गया हो। मुझे तो कुछ और ही लगता है, जानकी बोली।
जिस तरह की इसने लिबास पहन लिया है और जिस तरह ये तुम्हारे बाजू टटोल रही थी, उससे तो मैं कुछ और सोचने पर मजबूर हो गई हूँ। मुझे भी अपनी इज्जत खतरे में नजर आ रही है। मैंने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए जवाब दिया, मुझे मोहतात रहना पड़ेगा। शानदार गाड़ी, आलीशान बंगला और कीमती साजो सामान देखकर लगता है कि इसके पास दौलत की फरवानी है। हमें इसकी दौलत से क्या लेना, एक आध दिन जहाँ रहेंगे और फिर इसकी मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा करके चले जाएंगे। मैंने कहा, मुझे शुबा है, जानकी बोली, हम आसानी से यहाँ से नहीं जा सकेंगे। तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? काराचान ने बारी बारी हम दोनों की तरफ देखते हुए कहा। मेरी दोस्त खाने की तारीफ कर रही है, मैंने जवाब दिया। बहुत मुख्तसर वक्त में बहुत लजीज खाना तैयार किया है। होतीन खाना बनाने की माहिर है। काराचान मुस्कुराई। खाने के बाद हम हाल में आ गए। थोड़ी देर बाद होतीन ने छोटी छोटी खूबसूरत प्यालियों में हमारे सामने कहवा रख दिया। कहवा भी बहुत खुश जायका था। हमें यहाँ आए हुए तकरीबन 2 घंटे हो चुके थे। इसी दौरान में होतीन के अलावा सिर्फ एक और औरत नजर आई थी। गोया इतने बड़े बंगले में सिर्फ 2-3 औरतें ही थी। मैंने जिस बेडरूम में जाकर कपड़े बदले थे वो किसी मर्द का था, लेकिन अभी तक कोई दिखाई नहीं दिया था। काराचान हमारी कहानी जानने के लिए बेचैन थी। वो जानना चाहती थी कि हमारे दुश्मन कौन थे, हमारे पीछे क्यों लगे हुए थे और ये कि हम कहाँ जाने का कसद रखते हैं। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। अपने दुश्मनों के बारे में एक फर्दी कहानी सुना दी और बताया कि हम मार्शल आर्ट की तरबियत हासिल करने के लिए शाओलिन टेम्पल जा रहे हैं। क्योंकि हमारे पास पासपोर्ट वगैरह नहीं, इसलिए हमने बख्शुओं का भेस अपना रखा था। बख्शुओं को सैलानी समझकर उनसे किसी किस्म की पूछगछ नहीं की जाती और वो आज़ादी से घूम फिर सकते हैं। लेकिन चूंकि कोई औरत बख्शू नहीं हो सकती, इसलिए जानकी की वजह से हमें कुछ दुश्वारियां भी पेश आती रहीं। एक मौके पर जानकी का राज फाश हो गया। कनमंग में कुछ गुंडों ने जानकी को अगवा करने की कोशिश की थी। मैंने एक गुंडे की पिटाई कर दी, उसका बाजू तोड़ दिया। उस वक्त से वो लोग हमारे पीछे लगे हुए हैं। उनके एक साथी ने शाम को फिर जानकी को पिस्तौल की जद पर अगवा करने की कोशिश की थी, लेकिन ऐन वक्त पर काराचान की गाड़ी उस तरफ आ जाने से फायरिंग करता हुआ वो भाग गया और जानकी उसकी कार से टकरा कर गिर गई। इसी दौरान में काराचान बारी बारी हमारी तरफ देख रही थी। अब वो लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। काराचान ने मेरे खामोश होने पर कहा, तुम लोग 2-4 दिन यहाँ रहो, उसके बाद मैं खुद तुम लोगों को शाओलिन टेम्पल पहुँचा दूंगी। लेकिन इसी दौरान में तुम लोग एहतियातन इस बंगले की 4 दीवारी से बाहर नहीं निकलोगे। मैं उस बख्शू का भी इंतजाम कर दूंगी, उसे दुम दुबा कर यहाँ से भागना पड़ेगा। मैंने और जानकी ने मानीखेज निगाहों से एक दूसरे की तरफ देखा और फिर मेरे इस सवाल के जवाब में काराचान ने अपने बारे में बताना शुरू कर दिया। उसका ताल्लुक शिंगाई के मुतवस्सित घराने से था। उसने एक एकेडमी में दाखिला लिया था और 25 साल की उम्र में डांसर बन गई थी। शुरू में वो शिंगाई के दरमियाने दर्जे के होटलों में प्रोग्राम करती रही, फिर उसे बड़े बड़े होटलों में प्रोग्राम मिलने लगे। श्यानचांग से उसकी मुलाकात एक होटल ही में हुई थी। श्यानचांग इस इलाके में चाय के बागात का मालिक था। उसका शुमार सूबा हुनान के चंद करोड़पतियों में किया जा सकता था। उस वक्त वो उम्र में काराचान से तकरीबन 30 साल बड़ा था, लेकिन चंद मुलाकातों के बाद ही वो श्यानचांग से शादी पर आमादा हो गई। शादी के बाद वो चंद महीने शिंगाई ही में रही, फिर श्यानचांग उसे डांग को ले आया। श्यानचांग न सिर्फ उम्र में उससे 30 साल बड़ा था, बल्कि शक्लो सूरत में भी वो बहुत ही गिया गुजरा था। बारी बरकम और बद्दे बेडोल जिस्म, कोता गर्दन, फूले हुए गाल और हाथी की तरह छोटी आंखें। अगर उसके पास बेहिसाब दौलत ना होती तो कोई औरत उसे अपने करीब ना फटकने देती, लेकिन दौलत हर ऐब छुपा लेती है। काराचान भी उसकी दौलत ही पर मर मिटी थी। डांगों में 2 साल बड़े सुकून से गुजरे थे। वो शहजादियों जैसी जिंदगी बसर कर रही थी। हर तरह का ऐशो आराम था। सोसाइटी में भी उसे एक मुअज़्ज़ज़ मुकाम हासिल था। लेकिन 2 साल बाद काराचान का सुकून बर्बाद होने लगा। शाहजहां कारोबार के सिलसिले में मुख्तलिफ शहरों में जाता रहता और फिर ये इंकिशाफ काराचान के लिए बड़ा सनसनीखेज और तकलीफदेह साबित हुआ था कि शाहजहां ने मुख्तलिफ शहरों में दाश्ताएं पाल रखी थी। उनके ताल्लुकात में एक रखना सा आ गया और वक्त गुजरने के साथ साथ उनके दरमियान खलीज गहरी होती चली गई। उनमें कई बार इन बातों में झगड़ा भी हुआ था। उनकी आखिरी लड़ाई बहुत जोरदार थी। काराचान को पता चला कि श्यानचांग फान किंग में रहने वाली एक औरत से शादी करना चाहता है। काराचान ने एक रोज फान किंग पहुंच गई। फांग को नामी वो औरत एक आलीशान फ्लैट में रिहाइश पजीर थी। ये फ्लैट उसे श्यानचांग ही ने लेकर दिया हुआ था और उसके तमाम इखराजात वही उठा रहा था। काराचान किराए के 2 गुंडे साथ लेकर गई थी। गुंडों ने तो यांग को ऊपर हाथ नहीं उठाया, अलबत्ता उसकी हर चीज तोड़ फोड़ कर रख दी। दूसरी तरफ काराचान ने यांग को दनक कर रख दिया और उसे धमकी दी कि अगर उसने श्यानचांग से शादी का ख्याल दिल से ना निकाला तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। श्यानचांग उन दिनों हांगकांग गया हुआ था। वो एक हफ्ते बाद लौटा तो गुस्से में बिफरा हुआ था। यांगको ने उसे हांगकांग ही में फोन पर इतला दे दी थी कि उस पर क्या बीत चुकी है। वो हांगकांग से पहले फान किंग गया था, जहाँ
यांको ने काराशान के खिलाफ पुलिस में बाकायदा रिपोर्ट लिखवा रखी थी। सियान चांग ने एक बड़ी रकम खर्च करके वो रिपोर्ट खत्म करा दी और डांग को चला आया जहां काराशान से जोरदार मारका हुआ। उसने काराशान को तलाक की धमकी दी थी, लेकिन इस धमकी पर वो अमल इसलिए नहीं कर सका था कि तलाक की सूरत में उसे अपनी आधी जायदाद से काराशान के हक में दस्तबरदार होना पड़ता। काराशान ने यही अकलमंदी की थी कि शादी के कुछ पहले शराइत लिखवा ली थी, जिनसे उसे कुछ तहफ्फुज़ मिल गया था। एक हफ्ता डांगो में रहने के बाद सियांग चांग फिर किसी कारोबारी दौरे पर चला गया और फिर वापस नहीं आया। 30 महीने पहले काराशान को इतला मिली कि सियान चांग ने यांको से शादी कर ली है और वो दोनों साथ रह रहे हैं। काराशान तिलमिला कर रह गई, लेकिन जाहिर है वो कुछ कर नहीं सकती थी। अलबत्ता वो उस कांटे को रास्ते से हटाने का मौका तलाश कर रही थी जिसने उसकी जिंदगी में जहर भर दिया था, लेकिन उसे कोई ऐसा मौका नहीं मिल रहा था। इसी दौरान में वो एक मर्तबा शंघाई भी गई थी, जहां उसने एक नामी ग्रामी गुंडे की खिदमत हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन ये बात नहीं बनी थी। वो गुंडा जानता था कि काराशान कैबरे डांसर रह चुकी है और अब करोड़पति है। उसने सिर्फ 2 मुतालबे किए थे। एक शर्त ये थी कि वो उसके साथ एक और रात गुजारना चाहता था, और दूसरा मुतालबा इतनी ज्यादा रकम का था जो काराशान के लिए काबिल कबूल न थी। वो रकम भी पूरी एडवांस मांग रहा था। काराशान के साथ रात गुजारने का मुतालबा कोई नया नहीं था। कैबरे डांसर की हैसियत से बड़े होटलों में प्रोग्राम हासिल करने के लिए उसने बहुत से लोगों के ऐसे मुतालबे पूरे किए थे। उस गुंडे का मुतालबा कोई अनोखी बात ना थी, लेकिन इस बात की कोई जमानत ना थी कि रात गुजारने के बाद खतीर रकम वसूल करके भी वो उसका काम करने से इनकार कर देता। ऐसी सूरत में वो उसका क्या बिगाड़ सकती थी। वो खामोशी से डांग को वापस चली आई। जानकी और मैं बड़ी दिलचस्पी से उसकी बातें सुन रहे थे। इस वक्त रात के 12:30 बज चुके थे। होतीन अपने सारे काम खत्म करके सामने खड़ी हो गई थी, तो उनकी बातों का सिलसिला थोड़ी देर के लिए रुक गया। उसने काराशान से कुछ कहा, जवाब में काराशान ने भी कुछ कहा और उठकर खड़ी हो गई। होतीन सोने के लिए जा रही है। वो मेरी तरफ देखते हुए बोली, आओ जरा दरिया की सैर कराएं। चांदनी रात में दरिया की सैर का मजा ही कुछ और होता है। मैंने जानकी को इशारा किया और हम दोनों भी उठकर खड़े हो गए। बंगले के कभी दरवाजे से निकलकर हम खुली जगह पर आ गए। उस तरफ कंक्रीट का बहुत वसी और अरीज चबूतरा बना हुआ था, जो जमीन की सतह से तकरीबन 5 फुट ऊंचा था। चबूतरे पर मार्बल के बड़े बड़े टुकड़े लगे हुए थे। आगे नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां थी। उस तरफ 3-4 मोनो लाइटें जल रही थी, जिनकी रोशनी में चबूतरे का आगे का कुछ हिस्सा भी नजर आ रहा था। हम सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ गए। आगे एक रेतली जमीन थी और तकरीबन 100 गज आगे दरिया था। जिस तरह बंगले के सामने के रुख पर पुख्ता दीवारें थी, उसी तरह पिछली तरफ भी दाएं बाएं ऊंची दीवारें थी। अलबत्ता सामने दरिया के किनारे पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक तकरीबन 15 फुट ऊंचा आहिनी जंगला लगा हुआ था। खारदार तारें इतनी गुंजान थी कि बिल्ली का बच्चा भी नहीं गुजर सकता था। दरमियान में बोट हाउस बना हुआ था। हम रेत पर चलते हुए बोट हाउस तक पहुंच गए। काराशान ने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल होकर बत्ती चला दी। रोशनी होते ही मैं सिट पटा कर रह गया। बोट हाउस काफी बड़ा था और उसमें दरियाई पानी, काई और मछलियों की मखसूस बोझ समाई हुई थी। बोट हाउस के दोनों तरफ में लकड़ी के तख्तों से 4-4 फुट चौड़े प्लेटफॉर्म बने हुए थे। एक प्लेटफॉर्म के साथ एक छोटी मोटर बोट बंधी हुई थी, जिसमें सिर्फ 3 अफराद बैठ सकते थे। एक बोट के इंजन के साथ वाली सीट पर और 2 सामने वाली दूसरी सीट पर। दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ एक और बड़ी कश्ती आईनी हुक से बंधी हुई थी। ये बहुत शानदार कश्ती थी। इसे लॉन्च तो नहीं कहा जा सकता था, लेकिन इसमें लॉन्च की तरह एक मुख्तसर सा कैबिन बना हुआ था, जिसकी छत पर भी सोफा नुमा लंबी सी सीट बनी हुई थी। उसके आगे जरा सा साइड कंट्रोल में व्हील और स्विच पैनल भी बने हुए थे। इस कश्ती पर मैं और कभी सियान चांग चांदनी रातों में दरिया की सैर का लुत्फ उठाया करते थे। काराशान ने गहरा सांस लेते हुए कहा, लेकिन लगता है कि ऐसा मौका अब कभी नहीं आएगा, हम दोनों इकट्ठी इस कश्ती पर बैठ सकें। उसने बोट हाउस का दरिया की तरफ वाला गेट खोल दिया। पहले हमें ऊपर चढ़ने का इशारा किया और फिर प्लेटफॉर्म के हुक के साथ बनी हुई रस्सी खोलकर खुद भी ऊपर आ गई। कंट्रोल व्हील के करीब ही से एक कपड़ा निकालकर उसने व्हील और स्विच बोर्ड साफ किया और फिर सोफा नुमा सीट झाड़ने लगी, जिस पर सुर्ख मखमली कुशन रखे हुए थे। उसने कपड़ा दोबारा उस कैबिनेट में डाल दिया और व्हील के सामने खड़ी होकर इंजन स्टार्ट करने लगी। हम सोफे पर बैठ चुके थे। फ्यूल बताने वाली डायल की सुई बता रही थी कि टैंक भरा हुआ था, लेकिन कई हफ्तों से कश्ती इस्तेमाल नहीं हुई थी, इसलिए इंजन तीसरी कोशिश में स्टार्ट हुआ। कश्ती बोट हाउस से निकलकर दरिया में आ गई और वस्त की तरफ बढ़ने लगी। इंजन की फटफट की बहुत हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी। दरिया के दूसरे किनारे पर छोटी छोटी पहाड़ियां थी, जिन पर कहीं कहीं मकानुमा काटेज बने हुए थे, जबकि उस किनारे पर जहां से हम रवाना हुए थे थोड़े थोड़े फासले पर बंगले बने हुए थे, जिनकी रोशनियां दरिया के पानी में लहरों के साथ झिलमिला रही थी। बहाव के मुखालिफ समत में बहुत दूर घाट पर बहुत सी रोशनियां नजर आ रही थी। दरिया में भी कहीं कहीं कुछ रंग बिरंगी रोशनियां तैरती हुई नजर आ रही थी। चांदनी की 14वीं शब थी और लोग चांदनी रात में दरिया की सैर से लुत्फानंदोज हो रहे थे। हमारी कश्ती बहाव के रुख पर जा रही थी। मैं और जानकी भी अपनी जगह से उठकर काराशान के साथ खड़े हो गए। कुछ देर बाद सामने से तैरती हुई रोशनियां दिखाई देने लगी।
वो कोई कश्ती थी जो मुखालिफ सम से आ रही थी। काराशाह ने अपनी कश्ती की आगे वाली बत्तियां जला दी। किसी गाड़ी के हेडलैम्प्स की तरह तेज रोशनी दरिया की लहरों पर मचलने लगी। सामने से आने वाली कश्ती हमारे करीब से गुजर गई। वो बादबानी कश्ती थी जिसमें 15-16 अफराद थे। उनमें कई लोगों ने हमारी तरफ देखकर हाथ हिलाए थे। मैंने भी बेइख्तियार हाथ हिला दिया। कश्ती हल्की रफ्तार से चलती हुई तकरीबन 2 मील आगे निकल गई। इस जगह दरिया खम खाता हुआ बाईं तरफ घूम गया था। बाईं किनारे पर माई गिरों की छोटी सी बस्ती थी जहाँ कुछ रोशनियां टिमटिमाती हुई नजर आ रही थी। काराशाह ने वहां से कश्ती मोड़ना शुरू कर दी और इस तरह हमारा वापसी का सफर शुरू हो गया। हमारी कश्ती अपने बंगले के करीब से और घाट के सामने से गुजरती हुई आगे निकल गई। उस तरफ हम काफी दूर निकल आए थे। वो इबादत गाह है। काराशाह ने दरिया के किनारे पर एक जगह रोशनी की तरफ इशारा करते हुए कहा। इबादत गाह की इमारत दरिया के अंदर तक थी और मेरा ख्याल है कि हम शाम को उसी इबादत गाह की तरफ आ रहे थे कि रास्ते में अक्सियान से टकराव हो गया और मैं सोच रहा था कि क्या अक्सियान इस वक्त इसी इबादत गाह में होगा या उसने कोई और महफूज जगह तलाश कर ली होगी। उस इबादत गाह से काफी आगे निकल जाने के बाद कश्ती वापस मुड़ी थी और जब कश्ती दोबारा बोट हाउस में दाखिल हुई तो 3 बजने वाले थे। बोट हाउस से बाहर आकर लगता था कि काराशाह चबूतरे पर बैठकर कुछ बातों के मूड में थी, लेकिन हम बुरी तरह थके हुए थे। चबूतरे वाले दरवाजे से अंदर दाखिल होकर काराशाह ने दरवाजा लॉक कर दिया और हम दोनों को अलग अलग कमरे दिखा दिए। मुझे वही कमरा मिला था जहाँ शाम को मैंने कपड़े बदले थे और ये यकीनन काराशाह की शोर शान चांग का बेडरूम था। मैं कुछ देर तक जानकी वाले कमरे में बैठा उससे बातें करता रहा, फिर अपने कमरे में आकर बिस्तर पर गिर गया। कई रोज बाद नर्म गुदाज बिस्तर पर लेटना नसीब हुआ था। मैं बहुत थक गया था। बिस्तर पर लेटते ही मेरी आंखें बंद होने लगी और कुछ ही देर बाद मैं काराशाह के बारे में सोचता हुआ नींद की आगोश में पहुंच गया। बातों की आवाज से मेरी आंख खुल गई। सामने दीवार पर लगी हुई घड़ी 8:30 बजे का वक्त बता रही थी। मैं गौर से वो आवाजें सुनने लगा। उनमें एक तो काराशाह की आवाज थी और दूसरी किसी मर्द की थी। मेरे दिल में शुबात सर उबारने लगे। मैं बेड से उठकर दबे कदमों कमरे से बाहर आ गया। रायदारी में भी दबीज कालीन बिछा हुआ था, इसलिए चलने से हल्की सी आवाज भी पैदा नहीं हो रही थी। वैसे भी मैं नंगे पैर था। जानकी के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मैंने अंदर जाकर देखा वो गहरी नींद सो रही थी। आवाजें हाल की तरफ से आ रही थी। मैं रायदारी के आखिरी सिरे पर रुक गया और झांक कर दूसरी तरफ देखने लगा। उसके साथ ही मेरा दिल उछलकर खल्क में आ गया। सोफे पर जो आदमी बैठा हुआ था उसकी पुश्त मेरी तरफ थी और उसके जिस्म पर पुलिस की वर्दी थी।